कि यात्रा जोखिम भरी थी, फिर भी यहाँ यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्रकृति की आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते। मतलब जब किसी को काम करना होता था या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई, बाढ़ या तूफान कुछ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कभी 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 सेनाओं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी तथा काफिले में भी तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकवास भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोग एक दूसरे को विचार को जानने का अवसर मिलता था। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? ठीक है, इस बार फिर से मानचित्र को देखो। पहाड़ियों, पर्वतों और समुद्र इस उपमहाद्वीप और प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा ना कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों ने इस अवगमन ने हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते रहें। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसका संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड मिल गया कि इंडस जो है मतलब है, उसका जो मीनिंग था वो सिंधु था। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रवेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने किया था। इस समूह को उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कृति ऋग्वेद से भी कहा जाता है कि बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जाने, इससे पहले पढ़ लेते। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई है। किताब बनाने से पहले ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था और भुर्ज पड़े की छाल से बनी हुई ऐसी पांडुलिपि को तुम देख सकते हो। ठीक है, अतीत के बारे में पता लगाओ। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी जाने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। मतलब इनको हाथ से लिखते हैं, इसीलिए इन्हें पांडुलिपि कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू, जिसका अर्थ हाथ से है, निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्तों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब ये देखो क्या लिखा है, ये तो नहीं पढ़ सकती मैं। ठीक है, इतने वर्षों में इनमें से पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहार, राजाओं के जीवन के औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों में चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताओं तथा नाटक भी हैं। इसमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक में तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सकें और पढ़ सकें तथा उसका पालन कर सकें। ये वाला ही पढ़ लेंगे।
कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें से राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्य का विवरण उत्कीर्ण करवाया तथा उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेख जोखा रखते थे। ये पढ़ लेते। लगभग 2550 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियों अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तब हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानियों तथा इराइमेक नामक 2 भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या कठिनाइयाँ आती थी? इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुओं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती हैं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाते थे। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं और ये औजार हथियारों बर्तनों आभूषणों में। बाएं, एक प्राचीन नगर में प्राप्त पात्र। इसमें इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। मतलब कितने साल पुरानी बात है यार। और दाएं, इस पुराने चांदी का सिक्का है। ये पूरा चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज के प्रयोग में लाए अन्य सिक्के कैसे भिन्न हैं तथा सिक्के की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पर पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट हो जाते थे। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते थे। इससे उन्होंने यह जानने में मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे और वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बचते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बधुआ कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? पांडुलिपि अभिलेखों तथा पुरातत्व के ज्ञाता जानकारियों ने इतिहासकारों प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं कि जो अतीत का अध्ययन करते हैं, स्रोत से प्राप्त होते हैं। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जानते हैं। अतः इतिहासकारों तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्ष हमारे अतीत पर ध्यान दिया, जहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है? इस तथ्य पर कि और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत में अलग अलग मायने हैं। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय के देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग तथा व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल का संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उस समय शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक तथा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हम उनके जीवन में को जानने में मदद मिलती है, हालांकि सभी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियों का मतलब, अगर हम कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख या माह जैसे
2000 या इसी तरह की कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। मतलब देखो, ईसा मसीह धर्म प्रवर्तक कौन, ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः प्राय सन 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां ईसवी पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक से हम 2000 का अपना आरंभिक बिंदु मानते हैं और वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसवी पूर्व का तात्पर्य विफ्रो क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी इसमें ईसवी लिखा पाती हो। ऐसे एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीआई का प्रयोग होता है और सीआई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीआई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन सब शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम विश्व के अधिकांश देशों में जब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया था, भारत की तिथियों में से के रूप में प्रयोग अलग अलग 2 वर्षों से पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग था तथा जिसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट वर्तमान से पहले है। पृष्ठ 2 पर तिथियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम अक्षर समूह का प्रयोग करोगे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ साल पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग है। साथ ही साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यहाँ जैसे जान पाते हैं कि यहाँ लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की प्रक्रिया के द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है। लगभग 50,000 वर्ष पूर्व की यहाँ राजा रानी रहते थे। ये डायग्राम देख लो भैया, इसमें तो मैं कुछ नहीं समझा सकती। PTOLM, फिर भी कुछ तो इन्होंने इन दे रखा है, आप लोग अपने आप से समझ लो। मिस्र की उत्तरी तट पर रोस्टा नामक का एक कस्बा था। यहाँ पर एक ऐसे उत्कीर्णित पत्थर मिला जिस पर एक ही लेख में 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के 2 प्रकार में हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाया गया है। इसे करतूश कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों का समर्थनात्मक विध्वनियों की पहचान की है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि यह एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया बनाने के लिए बार बार उन्होंने यह जानने के लिए विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हैं वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकते हैं। मतलब ये डायग्राम दिए गए हैं कि एल के लिए ये, के लिए काइट जैसा कुछ मतलब बनाया गया है। ठीक है, मतलब वही चीज़ें हैं, ABCD वाला सीन है। ठीक है, बट कुछ डायग्राम इनके अलग हैं। कल्पना करो, तुम्हें यह पुरातत्व या सचकाल लेना है कि तुम उन 5 प्रश्नों की सूची तैयार करो जिन्हें तुम पुरातत्व से पूछना चाहोगी। मतलब आपको इस चैप्टर से 5 ऐसे तैयार करने क्वेश्चन जो आप पुरातत्व से पूछना चाहोगी। उपयोगी शब्द: यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहास, स्रोत, अज्ञात लिपि, अर्थ निकालना। आओ याद करें। निम्नलिखित का सुमेल करो। नर्मदा घाटी, मतलब ये मैचिंग करनी है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे क्योंकि ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये एक्सरसाइज है, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। ठीक है, या अभी पढ़ लेते हैं फिर इसका नेक्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ: कृषि का आरंभ 8,000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता
के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। और चर्चा करें। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो। क्या इसका क्या उत्तर हो सकता है? पुरातत्विद द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की सूची बनाओ। ठीक है, इनमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर पर भी बनी हो सकती हैं? साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते हैं? मतलब इसमें देखो बताया गया था कि वो लोग अपना विवरण नहीं रखते थे। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? ठीक है, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनके अनुसार तुम राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता लगा सको। आओ करके देखें। पृष्ठ 1, शिल्पकारों का शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 विभिन्न शिल्प की सूची बनाओ। यह शिल्पकारों स्त्री पुरुषों दोनों के होते हैं। अतीत में पुस्तकें किन किन विषयों में लिखी गई हैं? क्या तुम इनमें से पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी? ठीक है, यही पढ़ लेते हैं। नर्मदा घाटी का क्या होगा? पहला बड़ा राज्य मगध कहाँ बड़ा राज्य कर सकते थे? बड़ा राज्य कह सकते हैं कि नहीं कह सकते मगध को? हाँ देखो, मगध सबसे बड़ा राज्य था। ठीक है, गोरा पहाड़ियाँ का देखो मुझे नहीं पता, मैचिंग तो मुझे भी देखनी। गंगा घाटी, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, अखोट तथा संग्रहण था यह प्रारंभिक। चलो ठीक है, ये तुम देखेंगे। फिर पांडुलिपि तथा अभिलेख के प्रमुख अंतर बताओ। हाँ, तो ये पूरा चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट टाइम हम इसके सॉल्यूशंस अच्छे से इनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, ये हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर था जो कंप्लीट हुआ।